नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बिडन एकेडमी बूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों अपने बायोलॉजी पढ़ेंगे क्लास 12th की। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। और अपने 11th के अंदर बच्चों पढ़े थे तो 11th के अंदर हमारे 5 यूनिट आ गई थी। अब 12th के अंदर उससे आगे 6ठी यूनिट स्टार्ट होती है। 6ठी यूनिट में अपने 4 चैप्टर आते हैं, उसके बाद 7वीं यूनिट जिसमें अपने को 3 चैप्टर पढ़ने, 5वां, 6ठा और 7वां। 5वां जो चैप्टर है वो अपने आता है बच्चों आनुवांशिकी तथा विविधता के सिद्धांत, जिसमें हमको मुख्य रूप से पढ़ना है मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल ने मटर के पादप पे जो प्रयोग किए थे उनके क्या निष्कर्ष निकले। अब प्रयोग करने के लिए मटर का पादप ही क्यों चुना। इसके अतिरिक्त जो 3 नियम दिए थे मेंडल की पुनः खोजकर्ता कौन थे उनके बारे में अपने को पढ़ना है। उसके बाद मेंडल के नियम से कुछ विचलन आते हैं वो भी अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहले हम 3 शब्द हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक आता है अपने पास बच्चों वंशागति। वंशागति शब्द आता है, या इसको बोलते हैं बच्चों अपने आनुवांशिकता भी बोलते हैं इसको। पहले अपने वंशागति की बात कर लेते हैं। वंशागति की अगर हम बात करें तो वंशागति का मतलब है बच्चों जो लक्षण है अपने माता पिता से लक्षण बच्चों में आते हैं, बच्चों से उनके बच्चों में जो लक्षण आते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहे हैं। यानी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचरित हो रहे हैं उनको कहते हैं अपने वंशागति। यानी वंशागति की अगर परिभाषा की बात करें तो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण क्या कहलाता है बच्चों, वंशागति कहलाता है। इसके बाद अपने को एक शब्द आते हैं आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण, अभी जो लक्षण है वो जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होने की प्रक्रिया है वो तो वंशागति कहलाती है। लेकिन जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक लक्षण। यानी वंशागत होने वाले लक्षण, वंशागत होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं बच्चों, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे अपने बात करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई माता पिता उसकी अगर आंखें नीले कलर की हैं तो उनके बच्चों की भी आंखें नीले कलर की होती हैं। किसी के जो बाल हैं घुंघराले हैं उनके बाल भी घुंघराले होते हैं। या फिर अपने पादपों में बात करें तो पादपों में भी लक्षण वंशागत होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पादप है उसके छोटे आम लग रहे हैं तो उससे जो बीज प्राप्त होगा उस बीज से जो नया पादप बनेगा आम का उसके भी छोटे आम ही लगेंगे। यानी वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर जनक से उनके पुत्रों में या फिर जो मूल पादप उससे जो नया पादप हो रहा है उनमें जो लक्षण संचरित हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अब आता है अपने विविधता। एक शब्द आता है विविधता। अब विविधता, अब आपने देखा होगा कि बच्चों जब आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं तो आधे लक्षण तो माता पिता से बच्चों में सेम आते हैं लेकिन आधे लक्षण उनसे भिन्न भी आते हैं। भिन्न आने का रीजन है बच्चों, जब अपने चैप्टर पढ़ा था कोशिका वाला, एक चैप्टर आया था अपने 11th के अंदर कोशिका विभाजन का, कोशिका विभाजन का चैप्टर आया था। और उस कोशिका विभाजन के चैप्टर के अंदर हमने जब अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था, अपने कोशिका के अंदर जो विभाजन होता है वो 3 प्रकार से होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। अब समसूत्री अपने पढ़ा था और अर्धसूत्री भी पढ़ा था। अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल जनक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है, जनन या जिसको अपने बोलते हैं जनक सेल, इनमें होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन के अंदर अपने प्रावस्था पढ़ी थी प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन कितना होता है, 2 बार होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट है उसकी प्रावस्था आती है फर्स्ट। इस जो फर्स्ट प्रावस्था या पहली जो प्रोफेज फर्स्ट है, इस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर एक उप प्रावस्था आ रही थी और उस उप प्रावस्था का नाम था बच्चों पेकिटिन। पेकिटिन या फिर बच्चों इसको अपने पेकाइटिन भी बोलते हैं, पेकिटिन या पेकाइटिन भी। अब इस प्रावस्था के अंदर बच्चों एक क्रिया हो रही थी और उस क्रिया का नाम है जीन विनिमय। जीन विनिमय। अब जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, इस जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के कारण ही क्या होता है, बच्चों के अंदर आधे लक्षण तो उसके माता से आते हैं और आधे लक्षण उसके
पिता से आते हैं। अगर मान लो ये क्रिया नहीं हो तो जो उत्पन्न होगा उसके अंदर या तो सारे के सारे लक्षण किसके जैसे आएंगे, या तो पिता के जैसे आ जाएंगे या माता के जैसे। तो जो उत्पन्न होगा बच्चा वो बिल्कुल ये या तो माता के जैसे होगा या पिता के जैसा। लेकिन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होती है, ये जीन विनिमय की या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। इसके कारण ही जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उन बच्चों के अंदर आधे लक्षण तो पिता के मिलेंगे और आधे लक्षण माता के मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ लक्षण उन दोनों का मिश्रण भी मिलेंगे, यानी वो लक्षण क्या होंगे, अलग होंगे। यानी आधे लक्षण तो किसके मिल रहे हैं, पिता के मिल रहे हैं, आधे लक्षण किसके मिल रहे हैं, माता के मिल रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ लक्षण ऐसे भी होंगे जो इन दोनों से क्या होंगे, भिन्न होंगे। इन दोनों से क्या होंगे बच्चों, भिन्न होंगे। इस भिन्न लक्षण की जो क्रिया है वो कहलाती है विविधता। यानी विविधता की बात करें तो वंशागति के दौरान उत्पन्न भिन्न लक्षण, या आपने ऐसे कह सकते हैं कि वंशागति के दौरान भिन्न लक्षण बनने की प्रक्रिया, लक्षण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है। यानी जो भिन्न लक्षण प्राप्त हो गए वो क्या कहलाएंगे बच्चों, विविधता कहलाएगी। अब देखो 3 शब्द आ चुके हैं हमारे पास। वंशागति यानी जो लक्षण है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना। दूसरा शब्द अपने पास क्या था बच्चों, आनुवंशिक लक्षण, यानी वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहे हैं। तीसरे की अपने बात करें तो विविधता, जब लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है तो बच्चों कुछ लक्षण भिन्न भी प्राप्त हो जाते हैं। अब अपने ये 3 शब्द अब बहुत काम आएंगे आगे। अब अपने मेन आती है आनुवंशिकी, यानी जेनेटिक्स है क्या। आनुवंशिकी की बात करते हैं अपने, आनुवंशिकी है क्या। तो आनुवंशिकी की बात करें अपने, आनुवंशिकी, तो इसमें अपने कह सकते हैं कि आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, वंशागति का और विविधता का। या फिर शॉर्ट में अपने इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो क्या कह सकते हैं, वंशागति व विविधता का अध्ययन, वंशागति व विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवंशिक या जेनेटिक्स से कहलाता है। या फिर अपने इसकी ज़्यादा सही अगर डेफिनेशन देना चाहे तो अपने कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति तथा उनसे उत्पन्न होने वाली विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। अब आनुवंशिकी की अगर हम बात करते हैं तो आनुवंशिकी जो शब्द दिया था, सबसे पहले जो आनुवंशिकी शब्द दिया था, आनुवंशिकी शब्द ये दिया था बच्चों बैटसन ने। अब आनुवंशिकी के अगर हम जनक की बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो जनक कहलाता है इसका ग्रेगर जोहन मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल। अब अपने को यहाँ पर इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, साथ में विविधता, आनुवंशिकी और वंशागति, इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब यहाँ पर जो जनक है वो कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल है। अब ग्रेगर जोहन मेंडल का अपने को क्या पढ़ना है बच्चों, जीवन परिचय पढ़ना है। यानी मेंडल का जीवन परिचय वो बहुत बार पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर का निश्चित रूप से आता है। अगर हम मेंडल के जीवन परिचय की अगर बात करते हैं तो मेंडल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बच्चों 22 जुलाई 1822 को। अपने बात करें मेंडल के जीवन परिचय की, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेंडल का जीवन परिचय, जीवन परिचय, इस जीवन परिचय के अंदर मुख्य रूप से इनका जन्म कब हुआ था, शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, कब ग्रहण की और किस पर प्रयोग किए, किस प्रकार इनका जीवन चला था और मृत्यु कब हुई थी, वो अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने अगर बच्चों बात करते हैं जन्म हुआ कब था, जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था बच्चों
22 जुलाई 1822 को। अगर हम मृत्यु की बात करते हैं, मृत्यु कब हुई थी इसकी, तो मृत्यु हुई थी बच्चों 1884 में। डेट अपने को नहीं मिलती है, सिर्फ इसका जो सन है वही दिया हुआ मिलता है अपने सिलेबस की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इनका जन्म में जो नाम था जन्म के समय, या मूल नाम की बात करें, मूल इसका जो नाम था वो था बच्चों जॉन मेंडल। जॉन मेंडल, कहीं पर आपको जोहन मेंडल भी मिलेगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मूल नाम क्या था, जॉन मेंडल था। अब हम जन्म स्थान की बात करते हैं, जन्म स्थान इसका जन्म हुआ कहाँ पर था, तो इसके जन्म की अगर बात करते हैं तो बच्चों एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये बच्चों, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के हेजेनड्राफ प्रांत, जिस प्रकार अपने इंडिया की बात करें तो अपने इंडिया के अंदर क्या होते हैं, राज्य होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती हैं, तहसील होती हैं। लेकिन यूरोप कंट्री की उधर की बात करें तो बच्चों वहाँ पर क्या होता है, देश हो गए, उसके बाद राज्य नहीं होते, वहाँ पर प्रांत होते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया के हेजेनड्राफ प्रांत, हेजेनड्राफ प्रांत के ब्रुन शहर के सिल्सिया गांव में हुआ था, सिल्सिया गांव में हुआ था। अब ध्यान रखना बच्चों, आपको अब जो शब्द मिलेगा, ऑस्ट्रिया को वर्तमान में चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है। ये जो ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया वर्तमान में क्या है बच्चों, ऑस्ट्रिया को वर्तमान में बोलते हैं चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया। अब बात करते हैं अपने ब्रुन शहर की, तो ये जो ब्रुन शहर है इसका नाम भी चेंज है, ये ब्रुन शहर था, वर्तमान में इसको बोलते हैं बच्चों ब्रूनो शहर, ब्रूनो शहर। इसके बाद हम बात करें सिल्सिया गांव, ये जो सिल्सिया गांव है इसका नाम भी बच्चों चेंज है, सिल्सिया गांव उस टाइम कहते थे, अब इसको बोलते हैं बच्चों मोरविया गांव, मोरविया गांव। अब यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, आपको या तो सिल्सिया गांव शब्द मिल सकता है या मोरविया शब्द मिल सकता है। तो ये वर्तमान में इनके नाम हैं, जो ऑस्ट्रिया उसको चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं, ब्रुन शहर उसको ब्रूनो शहर के नाम से जानते हैं, और जो सिल्सिया गांव है उसको मोरविया गांव के नाम से जानते हैं। अब अपने बात करते हैं इनके पिता की, तो अपने को पिता का नाम नहीं मिलता है, सिर्फ इतना ही मिलता है कि इनके पिता एक गरीब माली किसान परिवार से थे, गरीब माली किसान थे, भी अपने किसान थे तो खेती किया करते थे। अब जब ये खेती करते तो इसके साथ मेंडल भी खेतों में जाया करते थे। जब मेंडल खेतों में जाते तो मेंडल उस टाइम बच्चे थे और इनको बच्चों में जिज्ञासा होती है कोई चीज़ को जानने की, तो ये खेतों में जब भी जाते तो वहाँ पर कुछ तो इनको लाल कलर के फूल मिलते, कुछ अन्य कलर के फूल मिलते, कुछ पादप लंबे मिलते और कुछ जो पादप है वो छोटे मिलते। तो मेंडल अक्सर अपने पिता से ये पूछा करते थे कि पिताजी ये इस प्रकार क्यों है, लेकिन इनके पिता के पास कोई सवाल है, जो अपने सवाल पूछते उसका कोई जवाब नहीं होता था। यहाँ से क्या हुआ, मेंडल के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी और इन्होंने क्या किया, फिर पढ़ाई की थी 1842 में दर्शन शास्त्र के अंदर, दर्शन शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा कर लिया था, द्विवर्षीय डिप्लोमा किया था। 2 वर्ष का डिप्लोमा था दर्शन शास्त्र के अंदर कर लिया, कब, 1842 में। इसके बाद ये 1843 में ब्रुन शहर में चले गए, ब्रुन शहर में चले गए थे। अब ब्रुन शहर में जाने के बाद हमने यहाँ पर बात की गरीब माली किसान परिवार से थे, तब ब्रुन शहर में ये गए तो वहाँ पर क्या था, एक चर्च चलता था, अगस्टियन चर्च, अगस्टियन चर्च, या इसको मठ शब्द भी आपको लिखा हुआ मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे इसका नाम बहुत कम मिलता है, फिर भी आप देख लो, अगस्टियन चर्च या मठ था। वहाँ पर इसने क्या किया बच्चों, पादरी का कार्य स्टार्ट कर दिया था। जिस प्रकार अपने इंडिया की बात करें तो मंदिर के अंदर पुजारी होते हैं,
मस्जिद के अंदर मौलवी होते हैं, उसी प्रकार यूरोप की साइड बात करें तो वहाँ पर क्रिश्चियन देश हैं, तो वहाँ पर जो चर्च या मठ होते थे उनमें बच्चों पादरी होते थे। वहाँ पर क्या किया, पादरी का कार्य स्टार्ट किया, पादरी का कार्य शुरू कर दिया। अब वहाँ पर इसको क्या मिली थी बच्चों, उपाधि मिली थी, किसकी, ग्रेगर की उपाधि मिली। उपाधि किसकी मिल गई, ग्रेगर की उपाधि। अब प्रश्न यहाँ से उठता है कि मेंडल को ग्रेगर की उपाधि कब मिली और कहाँ पर मिली थी। कब मिली बच्चों, अगर हम बात करते हैं मिली कब थी इसको, 1843 के अंदर, और कहाँ पर मिली थी, इस अगस्टिन चर्च में मिली थी, इस अगस्टिन चर्च के अंदर उपाधि मिली थी। अब इसका जो पूरा नाम बनता है बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल बनता है। यहाँ पर ये 1843 में चर्च में काम करने लगा, कुछ वर्षों तक यहाँ पर काम किया। उसके बाद यहाँ से भी जब काम करता था तो इसको कुछ पैसे भी मिले, पैसे मिले तो बचपन से इसको जिज्ञासा थी आगे जानने की, तो वहाँ से ये क्या हो गया, उच्च पढ़ाई करने के लिए 1851 में वीना विश्वविद्यालय चला गया। वीना विश्वविद्यालय में चला गया। अब वीना विश्वविद्यालय में जाने के बाद बच्चों उसने क्या किया, 3 वर्ष तक, अब 1851 में गया और 3 वर्ष तक मतलब 1854 तक इसने क्या किया, अध्ययन किया। अब अध्ययन किया तो 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है बच्चों गणित में और दूसरा आता है प्राकृतिक विज्ञान। गणित व प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक, यानी जो अपने यहाँ पर बोलते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, वो इसने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। सब्जेक्ट क्या था बच्चों, गणित और प्राकृतिक विज्ञान। ये ध्यान रखना, अपने जो एनसीईआरटी या फिर कोई भी सेंटर की जो अपने बात करते हैं तो सेंटर में साइंस नहीं होती। सेंटर की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें बच्चों साइंस शब्द नहीं मिलता, वहाँ पर नेचुरल साइंस शब्द मिलता है, प्राकृतिक विज्ञान। और उस प्राकृतिक विज्ञान के अंदर बच्चों फिर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री अपने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर अध्ययन किसका किया, गणित और प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री की, और स्नातक की डिग्री 3 वर्ष की होती है। कब गया, 1851 में, और 1854 में क्या हुआ, इसने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। अब स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद बच्चों ये 1854 में पुणे लौट आया। 54 में पुणे कहाँ पर लौट आया बच्चों, ब्रून शहर में लौट आया। ब्रून शहर में क्या हुआ, लौट आया। अब वहां पर जब ये अध्ययन कर रहा था उस समय बच्चों इसकी कुछ जो वैज्ञानिक थे उनसे मुलाकात भी हुई। अब वीना विश्वविद्यालय के अंदर एक फिजिक्स के अंदर आता है अपना डॉपलर वैज्ञानिक, डॉपलर इफेक्ट जिसने दिया था, उस डॉपलर से इसकी मुलाकात हुई और डॉपलर से ये इतना प्रभावित हुआ कि इसके भी मन में क्या हुई कि मैं कुछ न कुछ इस वैज्ञानिक खोज करूं या अनुसंधान कार्य करूं। अब वहां पर इसने क्या किया, प्रेरित किससे हुआ, ये प्रेरित हो गया था बच्चों डॉपलर से, और डॉपलर से प्रेरित होकर इसने क्या किया, ये 1854 में जब आया ब्रून शहर में तब मटर की पादप पर प्रयोग करने का प्रयास किया। लेकिन उससे पहले बच्चों इसने प्रेरित तो किससे हुआ था, डॉपलर से हुआ था, लेकिन इसको प्रयोग करने की जो सलाह दी थी वो क्रेमर और नागेली ने दी थी। यानी अपनी बात करें प्रयोग करने की जो सलाह दी थी, प्रयोग की सलाह है, ये अपने बायोलॉजी के आते हैं क्रेमर व नागेली, क्रेमर व नागेली। अब क्रेमर और नागेली को आप अच्छी तरह जानते हो, जब अपने कोशिका पढ़ रहे थे तो उसमें कोशिका झिल्ली की बात की थी, तो कोशिका झिल्ली के बारे में क्रेमर व नागेली ने बताया था। तो प्रयोग की सलाह किसने दी, क्रेमर और नागेली ने। और पादप का सुझाव कौन सा दिया था, पादप था बच्चों होकविड। होकविड पादप पर इसको प्रयोग करने के लिए क्या की थी, क्रेमर और नागेली ने सलाह दी थी। तो मेंडल ने बच्चों क्या किया था, पहले जो प्रयोग किया था मटर से पहले वो प्रयोग किया था होकविड नामक पादप पर, लेकिन ये क्या रहा बच्चों, असफल रहा। उसके बाद ये प्रयोग स्टार्ट किया था 1854 में, असफल हो गया। असफल हो गया तो 1857 में इसने पुनः प्रयोग स्टार्ट किया था मटर के पादप पर। अब मटर का पादप है वो भी बच्चों 2-3 प्रकार से होते हैं अपने, जैसे एक मीठी मटर होती है, जंगली मटर होती है और एक उद्यान मटर होती है। जो अपने घरों में मटर खाते हैं वो बच्चों उद्यान मटर है। अब उद्यान मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सेटाइवम आता है। इसके अतिरिक्त जो अपने मीठी मटर है उसकी बात करें तो उस पर प्रयोग किया था बेट्सन और पुनेट ने। उसका जो वैज्ञानिक नाम आता है वो आता है बच्चों लिथाइरिस ओडोरेटस, वो भी अपने बात करेंगे। उससे पहले आप ये जो इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए।
तो बच्चों अपने यहाँ पर पहुँच गए। 1854 में पुनः ब्रून शहर में लौट आया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1854 की अपने बात करें, 1854 में जब ये पुनः लौट आया था, लौटने के बाद बच्चों ब्रून शहर के अंदर जो अपने चर्च था, कौन सा, अगस्टीन, इस अगस्टीन चर्च के अंडर में एक सोसाइटी चलती थी और उस सोसाइटी का नाम है बच्चों ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये सोसाइटी बच्चों किसके अंडर में चलती थी, अगस्टीन चर्च के अंडर में चलती थी। और ये जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, इसके द्वारा एक पत्रिका भी निकलती थी, उसकी अपने बात करेंगे आगे। अब ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर, इसके अंडर एक स्कूल भी चलता था जिसको अपने मॉडर्न विद्यालय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, मेंडल ने अध्यापन का कार्य स्टार्ट कर दिया था। यानी जब 1854 में ब्रून शहर में लौटा, तब इस ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंडर में जो स्कूल चलता था, मॉडर्न स्कूल, उस मॉडर्न स्कूल के अंदर अध्यापन का कार्य स्टार्ट कर दिया। अब अध्यापन का कार्य जो स्टार्ट किया, उसके साथ साथ ही बच्चों क्या हुआ, इसने 1857 से, यानी 1857 में मटर पादप पर प्रयोग प्रारंभ कर दिया। मटर पादप पर प्रयोग प्रारंभ किया था। अब मटर पादप पर प्रयोग प्रारंभ किया, और मटर भी कौन सा था बच्चों, उद्यान मटर था, उद्यान मटर। उद्यान मटर की अपने बात करें तो ये पाइसम सेटाइबम होता है, पाइसम सेटाइबम। इस पाइसम सेटाइबम या उद्यान मटर पे इसने प्रयोग किया था। कब स्टार्ट किया बच्चों, ये प्रयोग स्टार्ट किया था 1857 में, और ये प्रयोग कंप्लीट कब किया बच्चों, 1865 में प्रयोग समाप्त कर दिया था। तो अपने यहाँ पर बात करें तो लगभग बच्चों 8 वर्ष तक होते हैं, यानी 8 वर्ष तक इसने प्रयोग किया था। 8 वर्ष यानी बच्चों 1857 से लेकर 1865 तक लगभग 8 वर्ष तक प्रयोग किया था। यानी 1857 में जब क्रांति चल रही थी 1857 की, उसी प्रकार अपने बात करें तो जो लुई पास्चर था उसने किण्वन की खोज की थी, और ये क्या कर रहा था बच्चों, ये मटर के पादप पर प्रयोग कर रहा था। अब ऐसा माना जाता है कि इसने लगभग 30,000 मटर के पादप पर प्रयोग किए, लगभग 30,000 मटर पादप पर प्रयोग किए। 30,000 मटर पादप पर क्या किए थे बच्चों, प्रयोग किए थे। अभी आगे बात करते हैं। तो जब इसने प्रयोग किए, उन प्रयोगों का निष्कर्ष निकाला, और ये जो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष बच्चों प्रस्तुत किया था। इसके भी जो प्रयोग किए तो उन प्रयोगों के निष्कर्ष भी निकले। तो निष्कर्ष इसने किसके समक्ष प्रस्तुत किए थे उसकी बात करते हैं। तो बच्चों एक अपने ये बात की थी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की एक वार्षिक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यानी इसके जो निष्कर्ष हैं वो प्रस्तुत किसके समक्ष किए, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसके समक्ष अपने क्या किए बच्चों, जो निष्कर्ष थे वो प्रस्तुत किए, और ये प्रस्तुत किए थे कब, ये प्रस्तुत किए थे 8 फरवरी 1865 को। लेकिन क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई है। क्या हुआ बच्चों, रिजेक्ट हो गए। क्योंकि उस समय रिजेक्ट के अपने कारण भी पढ़ते हैं कि मेंडल की असफलता के क्या कारण थे, या मेंडल के जो नियम है वो प्रभावित क्यों नहीं हो पाए, या उनके जो नियम है सभी लोग क्यों नहीं जान पाए, उसकी भी अपने बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार इतनी ध्यान रखो कि 8 फरवरी को इसने किसके समक्ष, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे, लेकिन इनको क्या कर दिया गया बच्चों, रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बार लगभग 1 महीने के बाद 8 मार्च 1865 को इसने पुनः ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपने जो निष्कर्ष है वो प्रस्तुत किए, और इस बार ये क्या कर लिए गए बच्चों, एक्सेप्ट कर लिए गए या सिलेक्ट कर लिए गए। लेकिन अभी हमने बात की थी कि सोसाइटी के द्वारा एक पत्रिका निकलती थी, वार्षिक पत्रिका थी, तो इनके नियमों का जो प्रकाशन हुआ था वो बच्चों 1866 में हुआ था। तो इसकी जो पत्रिका थी वो पत्रिका कौन सी, इसकी बात करते हैं अपने।
तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो प्रकाशन हुआ था बच्चों, पत्रिका थी, वार्षिक पत्रिका जिसकी अपने बात करते हैं, वार्षिक पत्रिका थी और उस पत्रिका का नाम था बच्चों एनुअल प्रोसीडिंग ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और ये पत्रिका कैसी थी बच्चों? वार्षिक पत्रिका थी। अब प्रकाशन हुआ कब? ये प्रकाशन हुआ था 1866 में। क्योंकि ये पत्रिका कैसी थी बच्चों? वार्षिक पत्रिका थी, यानी लगभग जब 1865 में इसने निष्कर्ष प्रस्तुत किए उसके 1 वर्ष बाद इनका क्या हुआ था बच्चों? प्रकाशन हुआ था। अब प्रकाशन का शीर्षक क्या था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रकाशन का शीर्षक। अगर हम प्रकाशन के शीर्षक की बात करते हैं तो बच्चों इसके प्रकाशन का जो शीर्ष है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इससे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है और आपके लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलता है। इसका जो प्रकाशन का शीर्षक था वो बच्चों था पादपों पर संकरण के प्रयोग। पादपों पर संकरण के प्रयोग। वैसे अगर हम बात करें तो बच्चों ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। इसका जो मूल अपने बात करते हैं मूल शीर्षक था वो लैटिन भाषा के अंदर था, लेकिन इसका जो अपने ट्रांसलेट किया गया था वो इंग्लिश में किया गया था, पादपों पर संकरण के प्रयोग। ये इसका शीर्षक था। अब यहाँ पर ये कब प्रकाशित हो गया था बच्चों? 1866 के अंदर। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी मृत्यु हो गई थी 1884 के अंदर। अब 1884 में जब इसकी मृत्यु हो गई थी और यहाँ पर प्रकाशन हो गया था 1866 में, उसके बाद का मेंडल के बारे में हमें सुनने को कुछ भी नहीं मिलता, नहीं पढ़ने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या था, इसके जो प्रकाशन हो गया था लेकिन फिर भी वो फेमस नहीं हो चुका, फेमस नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इसके 2 रीजन रह गए थे। पहली बात तो हमने बात की वीना विश्वविद्यालय में इसने गणित में जो अध्ययन किया था गणित के अंदर, तो इसने क्या किया, जब अपने प्रयोग किए ना उसमें गणित की आंकड़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया था, तो उन आंकड़ों को लोग नहीं समझ पाए। और दूसरा जो मेन रीजन रहता है उसमें आपने एक वैज्ञानिक पढ़ा होगा लेमार्क। उस लेमार्क की एक पुस्तक चलती थी जाति का उद्भव। जाति का उद्भव। उस टाइम बच्चों जो लेमार्क की पुस्तक थी जाति का उद्भव, वो वैज्ञानिकों के बीच में चर्चा का विषय थी। ये तो क्या था बच्चों, एक पादरी था, लेकिन लेमार्क क्या था, उस टाइम का फेमस वैज्ञानिक था और इसकी पुस्तक चल रही थी जाति का उद्भव। तो वैज्ञानिकों के बीच में चर्चा का विषय कौन सा था बच्चों? जाति का उद्भव था। तो ये किताब ज़्यादा फेमस थी तो वैज्ञानिकों ने इसके नियमों पर ध्यान नहीं दिया। तो पहला रीजन क्या था? पहला रीजन हो गया कि इसने गणित के आंकड़े बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिए थे। दूसरा रीजन जो लेमार्क की पुस्तक थी जाति का उद्भव, वो चर्चा का विषय बनी हुई थी वैज्ञानिकों के बीच में, तो वैज्ञानिकों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है बच्चों, ये अपने आज इसका जीवन परिचय पढ़ा है। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम बच्चों पढ़ने वाले हैं इसके पुनः खोजकर्ता कौन थे। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।